Hello dear students, welcome to all in our online classes। आज अपने स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हमने वेग नियम क्या होता है और वेग व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं और किसी अभिक्रिया का वेग व्यंजक किस प्रकार से व्यक्त किया जाता है, इस चीज़ को हमने इससे पिछली क्लास में पढ़ा था। अब बात आती है कि ये वेग नियम जो है वो किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसे समझना है। तो इसे समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल का उपयोग करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि वेग नियम जो है वो प्रायोगिक रूप से निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमें समझने के लिए हमें किसी एग्जाम्पल की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि मैंने पहले कहा। और जैसे कि आपको कुछ अभिक्रियाओं के बारे में बताया था, जैसे एक अभिक्रिया लिखी थी, इससे पहले हमारा टॉपिक रहने वाला है आज वेग नियम या वेग व्यंजक प्राप्त करना। ये हमारा आज का टॉपिक है। आज हम केवल इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि वेग नियम कैसे प्राप्त किया जाता है या वेग नियम या वेग व्यंजक को कैसे लिखा जाता है। और हम इससे पहले एग्जांपल लिया था कि एक अभिक्रिया मिली 2A + B अभिक्रिया प्रोडक्ट। अब इस अभिक्रिया के लिए मैं वेग नियम लिखना चाहूँ तो वेग बराबर -dr/dt = k इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B। अब इसकी पावर स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग इसकी 2 और इसकी पावर कितनी लगा दी हमने 1। तो ये केवल रसमीकरण मिति या स्टाइकोमेट्री के अनुसार इस अभिक्रिया का ये वेग नियम है। लेकिन एक बात और ध्यान दें कि कुछ अभिक्रियाओं की बात करें हम अलग से, तो उन अभिक्रियाओं में ये रसमीकरण मिति गुणांकों की बजाय इनके मान बदल भी जाते हैं। यदि यही अभिक्रिया वास्तविक कोई अभिक्रिया होती तो उसमें ये भी हो सकता था कि इसका वेग नियम -dr/dt = k इंटू A की पावर 1 और B की पावर कितना 2। हालांकि स्टाइकोमेट्री कोएफिशिएंट इनके क्या है, भिन्न है, इससे अलग है। तो ये हमें कैसे प्राप्त हुआ और इसको कैसे निर्धारित किया जाता है, इसको हमें समझना है। जैसे कि एक अभिक्रिया देखें कि इसमें 2NO + O2 और इसकी अभिक्रिया करवाई गई तो आगे क्या बना NO2। कितने मोल 2NO2 मिले। अब यदि इनकी प्रारंभिक सांद्रता को हम किसी एक की सांद्रता को स्थिर किया जाता है, देखिए इसकी जो घातांक है, जैसे कि मैंने पहले भी समझाया आपको, a + b आगे हमने प्रोडक्ट बना दिया। तो इसमें मैंने आपको इसका वेग नियम लिखने के लिए बताया, तो मैंने ये बताया आपको कि dr/dt और बराबर में था k इंटू A की पावर मैंने कहा x और B की पावर मैंने कहा y। ये हम लगाएंगे। ये लगाने का अभिप्राय क्या था कि ये x और y का जो मान है ये प्रायोगिक रूप से निर्धारित होता है, क्योंकि अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो हमेशा प्रायोगिक रूप से निर्धारित की जाती है, न कि सैद्धांतिक रूप से निर्धारित की जाती है। हाँ, इसका मान अभिक्रिया की रसमीकरण मिति गुणांकों के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ओरिजिनल एग्जांपल दिया इस अभिक्रिया का, ये गैसीय अभिक्रिया है, तो इसके लिए जो वेग नियम आएगा वो इसके रसमीकरण मिति गुणांकों के अनुसार ही आना है। रसमीकरण मिति गुणांकों के अनुसार ही प्राप्त होना है। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से पता करें, तो इसके लिए कम से कम आपको 3 तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। पहले आप इनकी निश्चित सांद्रता, जो इनकी आवश्यक रूप से चाहिए वो सांद्रता आप ले लेते हैं। जैसे ही मान लो इन दोनों के हमने क्या लिया, पहले इसका भी 1 मोल लिया और इसका भी 1 मोल लिया। ठीक है, प्रारंभ में हमने इनके 1-1 मोल ले लिया। तब हमने ये कहा कि इसका कोई हमें अभिक्रिया वेग n प्राप्त हो गया, अभिक्रिया वेग n प्राप्त हो गया है। और फिर हमने क्या कहा कि O2 को स्थिर रख करके हमने, या R कहते हैं, इसका अभिक्रिया वेग जो उसको कह देता हूँ R1, इसको हम क्या कह देते हैं R1।
फिर हमने क्या किया, प्रायोगिक रूप से देखा कि इसकी सांद्रता को तो मैंने क्या कर दिया 2 मोल, और इसकी सांद्रता को वापस वही रख दिया 1 मोल। तब हमने क्या देखा कि अभिक्रिया का जो वेग है वो 4 गुना हो गया प्रारंभिक वेग से। कितना गुना हो गया? प्रारंभिक वेग से। और फिर हमने क्या किया, NO की सांद्रता को पुनः 1 मोल करके स्थिर कर दिया, और O2 की सांद्रता को हमने क्या कर दिया 2 मोल। ठीक है। अब अभिक्रिया वेग क्या हो जाता है? प्रारंभिक वेग का 2 गुना। प्रारंभिक वेग का क्या हो गया? 2 गुना हो गया। तो अब हमें पहले तो क्या प्राप्त करना पड़ेगा, ये जो पावर लगी हुई है x, y, इन दोनों के मान प्राप्त करने पड़ेंगे। यदि ये मान इन आंकड़ों के अनुसार, इन प्रयोगों के अनुसार, रस समीकरण विधि के अनुसार ही आ जाते हैं, तब तो वेग नियम वही रह जाएगा। जो इनके रस समीकरण विधि गुणांक है वही इनकी पावर के रूप में आ जाएंगे। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ, मान अलग प्राप्त हुए, तो x और y के जो मान आएंगे वही हम पावर में लगाएंगे। x और y के जो मान आएंगे वही हम पावर में लगाने वाले हैं, न कि रस समीकरण विधि गुणांकों को ही हम इसकी पावर में यूज करेंगे। तो ध्यान से देखिए, इस अभिक्रिया के लिए मैं यदि वेग नियम लिखना चाहूँ, इस अभिक्रिया के लिए यदि वेग नियम लिखना चाहे तो वेग नियम क्या होगा? पहले हमने लिखा R1, वेग बराबर हम क्या लिख सकते हैं K इंटू NO, K इंटू NO। इसका पहले कितना है, हम सीधा NO सीधा अपने R लिखते हैं सब डेरिवेटिव, यहाँ पे क्या लिखते हैं NO, इसकी पावर आती है x, और O2 की पावर कितनी आती है y। इस अभिक्रिया के लिए मैंने काल्पनिक वेग नियम लिख लिया है। मुझे वास्तविक वेग नियम प्राप्त करना है, और वो मैं किससे प्राप्त करूँगा? इन प्रयोगों की सहायता से। तो वेग नियम हमेशा प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जाता है, न कि सैद्धांतिक समीकरण को देकर के वेग नियम लिखा जाएगा। अब आप देखिए, पहले प्रयोग में हमने देखा कि पहला जो वेग है वो कितना आया K, और इसका 1 मोल लिया हमने, और इसकी पावर मैंने क्या लगाई x, और इसका कितना मोल लिया 1 मोल, और इसकी पावर क्या लगा दी y। ये मेरे पास समीकरण बन गई 1। दोनों के 1-1 मोल लिए थे हमने, इसकी जगह NO का 1 मोल, O2 का 1 मोल। अब उसके बाद में दूसरा प्रयोग देखा हमने, R2 के बारे में देखा हमने। तो R2 के बारे में हम जब पढ़ रहे हैं तो R2 बराबर क्या है, R2 बराबर वास्तव में क्या है? यहाँ पे दूसरे प्रयोग को हम क्या कह देंगे? R2 कह देंगे। तीसरे प्रयोग को हम क्या कह देंगे? R3 कह देंगे। लेकिन R3 का मान कितना है? 2R1। R2 का मान कितना है? 4R1। या तो मैं इसको R2 कह दूंगा, या इसको क्या लिख सकता हूँ 4R1 बराबर K इंटू 2 मोल, और इसकी पावर कितनी x, और इसका 1 मोल ये हमने रखा था, और इसकी पावर कितनी हो गई y, और ये हमारे पास समीकरण बन गई 2। कितने नंबर समीकरण बन गई? 2। अब फिर हम वापिस R3 देखते हैं। तीसरा प्रयोग देखा तो उसमें हमें वेग मिलेगा R3, रेट ऑफ रिएक्शन 3 या थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन देखेंगे तो ये यहाँ पे 2R1 आएगा, किसकी जगह? R3 की जगह। तो 2R1 बराबर K इंटू, यहाँ पे इसका हमने वापस क्या रखा 1 मोल, और इसके कितने मोल कर दिए 2 मोल। ठीक है, इसकी पावर कितनी y। समीकरण नंबर कितना हो गया 3। समीकरण नंबर कितना हो गया 3 हो गया। देखिए आपको ये क्वेश्चन ऐसे आंकड़ों के रूप में दिया हो सकता है, थ्योरी के रूप में भी दिया हो सकता है। थ्योरी में आपको क्या देगा कि ये अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में यदि मैं NO की सांद्रता को स्थिर रख करके O2 की सांद्रता को दोगुनी करता हूँ तो अभिक्रिया वेग प्रारंभिक वेग का 2 गुना हो जाता है, जबकि O2 की सांद्रता को स्थिर रख करके NO की सांद्रता को 2 गुना किया जाए तो अभिक्रिया वेग प्रारंभिक वेग का 4 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया के लिए वेग नियम प्राप्त कीजिए या वेग व्यंजक प्राप्त कीजिए और अभिक्रिया की कोटि भी बताइए। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन थ्योरी के रूप में पूछ सकता है और ऐसे आंकड़े देकर के भी पूछ सकता है। इस पे वास्तविक आंकड़ों वाला एक क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। तो देखिए अब आपके पास में 3 समीकरण आ गए। अब इनकी सहायता से आप x और y की वैल्यू याद कर लेंगे। तो आप इसके लिए जहाँ पे मैंने x लिखा है, जहाँ y लिखा है वहाँ लिख सकते हैं हम।
जहाँ पे x लिखा है और जहाँ y लिखा है उसकी जगह उनके मान रख देंगे। तो इस अभिक्रिया के लिए आपको वेग नियम प्राप्त हो जाएगा। हमें क्या करना है, पहले हमें करनी है x की गणना। x की गणना करनी है। x की गणना करने के लिए आप क्या करोगे, समीकरण 2 में 1 का भाग दे देंगे। समीकरण 2/1 कर दोगे आप। तो समीकरण 2 क्या है, R2 हो जाएगा, बराबर R2 का मतलब क्या, 4R1 R1 लिख सकते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, K इंटू 2 मोल आएगा, ये 2 मोल और इसकी पावर कितनी x, और इसका 1 मोल और इसकी पावर कितनी आएगी 1 बटे में K इंटू इसका 1 मोल है पहली समीकरण के अंदर x, और इसका कितना है 1 मोल ही यहाँ पे लिया गया है y। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बिल्कुल सेम है उनको आप कैंसिल कर दीजिए। तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, R1 से R1 कैंसिल हो गया, बचा गया यहाँ पे 4, K से K कैंसिल हो जाएगा, 1 का आप इसमें भाग दोगे तो क्या आएगा 2, और मोल से मोल कैंसिल हो गया, पावर कितनी आ गई x, पावर कॉमन ले लेंगे, पावर कितनी आ गई x आ गई। तो अब यहाँ पे मैं x की जगह कितना रखूँ कि मुझे यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाए। इस x की जगह क्या रखें कि यहाँ पे 4 प्राप्त हो जाए। तो आपको पता है यहाँ पे पावर यदि 2 की पावर 2 करें तो कितना आएगा 4 आएगा। तो इससे हमें पता चल गया, या आप क्या लिख सकते हो, x बराबर कितना आ जाएगा, तो x का मान आपने प्राप्त कर लिया। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y का मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, y की गणना, और समीकरण 3 में क्या करोगे आप 1 का भाग दोगे। समीकरण 3 में आप क्या करोगे 1 का भाग दे देंगे। जब आप 1 का भाग दोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे R3 बटे में R1, या क्या लिखोगे 2R1 बटे में R1 बराबर के, ये तो 1 मोल है की पावर x, ऐसे ही इसकी या अपोन में भी 1 मोल, पावर कितना आ जाएगा x, और y के लिए यहाँ पे 2 मोल पावर y, और यहाँ पे हो जाएगा 1 मोल पावर y। कैंसिल करने वाली चीज़ों को कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा है यहाँ पे बचा 2, बराबर इधर भी आप इसको मोल से मोल कैंसिल हो गया, 2/1 पावर कितना y, तो यहाँ पे आएगा 2 पावर y, 2 पावर y। अब 2 की पावर में कितना यूज़ करूँ कि यहाँ पे इधर बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो y की जगह आप 1 यूज़ करेंगे, तो y इक्वल टू कितना हो गया 1, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो इस अभिक्रिया के लिए जो मैंने R लिखा था, वेग लिखा था, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था, वो रेट ऑफ रिएक्शन या वेग नियम, इसका मैं वेग नियम या व्यंजक लिखना चाहूँ तो व्यंजक कैसे लिखा जाएगा, -dr/dt, ये तो गया इसका वेग, बराबर क्या हो गया k इंटू NO की पावर कितनी आएगी 2, क्योंकि x का मान कितना आया था, x का मान यहाँ पे देखिए आप कितना है 2, और x किसकी पावर थी, NO की पावर थी। तो x का मान हमारे पास कितना आ गया 2, और 2 आया तो हमने इसकी पावर 2 लगा दिया, और फिर क्या बचा मेरे पास O2, और इसकी पावर में कितना यूज़ करूँगा 1, क्योंकि y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 आई। तो y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार से ये जो हमने लिखा है ये क्या है, इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक है, या इसी को हम क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया का वेग नियम। तो आपने इसमें क्या देखा कि किसी भी अभिक्रिया के लिए यदि आप वेग नियम व्यक्त करना चाहते हो तो अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण हमें पहले प्रायोगिक रूप से करना पड़ेगा, और अभिक्रिया की या प्रत्येक अभिकर्मक के प्रति अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करना पड़ेगा, और कोटि का निर्धारण होने के बाद ही हम किसी अभिक्रिया के लिए वेग नियम व्यक्त कर सकते हैं। एक अच्छे से हमें ये बात समझनी थी। दूसरा, ये कभी भी आप ये नहीं माने कि एक्चुअल मोल, जो वास्तविक मोल अभिक्रिया के समीकरण में दिए गए हों वही हमेशा पावर में आएंगे। ये प्रायोगिक रूप से ये आंकड़े हमारे पास में थे, इनकी सहायता से हमने इसकी गणना की थी। गणना करने के बाद हमें ये मान प्राप्त हुआ है, तब हमने इसकी पावर 2 इसकी पावर 1 लगाई है, जो वास्तविक रूप से रस निगलनिकी गुणांकों की तरह जैसे लिखा जाता है सेम उसी तरीके से हमें ये प्राप्त
हो गया है। लेकिन अब आगे जो दूसरा मैं आपको एग्जांपल करवाने जा रहा हूँ, वो एग्जांपल हमारे बुक के अंदर NCERT में भी था और RBSE बुक में भी है, सेम ही एग्जांपल है। और उस एग्जांपल को आप समझेंगे तो आप देखेंगे कि वेग नियम हमेशा रस समीकरणित गुणांकों के अनुसार हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको जैसे कहा कि पहले हमने जो NO व O2 की अभिक्रिया वाला एग्जांपल देखा, तो उस एग्जांपल के अंदर आपने देखा कि जो पावर आ रही है x और y की जगह, वही पावर हम रस समीकरणित गुणांकों की सहायता से लिखते तो सेम एज प्राप्त हो जाती। लेकिन ये आपके पास में एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें रस समीकरणिति को फॉलो नहीं करेगा ये एग्जाम्पल, लेकिन ये बात सिर्फ किस पर निर्भर कर रही है, प्रयोगों पर आधारित है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 2a + b अभिक्रिया हो रही दोनों के बीच, और c और d बन रहे हैं। और इसके लिए आपसे पूछा क्या है, वेग नियम प्राप्त करना और वेग नियतांक या वेग स्थिरांक की गणना करनी है, या यहाँ पे क्या देता है विशिष्ट अभिक्रिया वेग क्या होगा और अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। ये तीनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती थी। इसमें क्या किया गया, क्या कह रहा है कि इस अभिक्रिया की बल गतिकी का जब अध्ययन किया गया, तो बल गतिकी का अध्ययन करते समय हमने देखा कि पहले हमने जब अभिकारक A और B की सांद्रता को बराबर रखा, प्रारंभिक सांद्रताएं इकाई रखी, इकाई मोल पर लीटर के रूप में उनकी सांद्रताएं रखी, तब B के बनने का प्रारंभिक वेग, B के बनने का प्रारंभिक वेग 6 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स है। फिर हमने क्या किया, B की सांद्रता को तो 2 गुना कर दिया और A की सांद्रता को कितना कर दिया, 3 गुना। इसकी सांद्रता को कितना कर दिया, 3 गुना कर दिया। तो जब A की सांद्रता 3 गुना किया तब हमारे पास में इसका वेग कितना हो गया, 7.2 × 10⁻²। अब उसके बाद नया देखें, तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जब आपने A की सांद्रता को तो क्या कर दिया, A की सांद्रता को तो 0.3 मोल रखा, लेकिन B की सांद्रता को इस सांद्रता से क्या कर दिया, 2 गुना कर दिया। तब यहाँ पे ये वेग 2.88 × 10⁻1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स प्राप्त हुआ। फिर हमने क्या किया, B की सांद्रता को वापस इकाई कर दी और A की सांद्रता को सीधा क्या कर दिया, 4 गुना कर दिया। तो जब हमने इसको 4 गुना कर दिया, तब हमारे पास अभिक्रिया वेग कितना हुआ, 2.40 × 10⁻² मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब इन सभी की मैं घातों को आपस में बराबर कर देता हूँ, पहली चीज़ तो ये। फिर एक और चीज़ समझेंगे जो आपने इससे पहले समझी है और उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, ये तो सेम एज रहेगा, 6.0 × 10⁻³ इसकी पावर -3 करना चाहते हैं 72.0 × 10⁻3। इसकी करेंगे तो 288 × 10⁻3 और इसको देखेंगे तो 24 × 10⁻3। सबकी पावर हमने -3 कर ली, तो इनके डेसिमल को भी हमने आगे खिसका दिया है। अब देखिए, यहाँ दिया क्या है, D के बनने का वेग, D के बनने की दर दे रखी है आपको। अब इस अभिक्रिया के लिए यदि मैं वेग नियम व्यक्त करता तो क्या लिखता, 1/2 माइनस dA/dt बराबर 1/1 माइनस dB/dt बराबर प्लस dC/dt बराबर प्लस dD/dt। ऐसे लिखते। और ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है अभिक्रिया वेग को। ये सब क्या है, अभिक्रिया वेग को व्यक्त किए हैं। क्यों किए ऐसे, मैंने आपको वहाँ समझाया था कि किसी भी अभिक्रिया में यदि अभिकारकों के इकाई मोल उपस्थित हो तो उस केस में उनके संदर्भ में अभिक्रिया वेग तथा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन की दर आपस में बराबर होती है। तो देखिए, यहाँ पे देने को तो अगला कह देता अभिक्रिया वेग, प्रारंभिक अभिक्रिया वेग क्या है वो भी लिख सकता था, लेकिन इसने ये न लिख करके यहाँ पे क्या दे दिया, D के बनने की दर। अब देखिए, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ वो इनके बनने की या इनके विलुप्त होने की दर है, इनके बनने की या इनके विलुप्त होने की दर है, या ये कह दूँ
कि इनके संदर्भ में ये सांद्रता परिवर्तन की दर है। और जैसे मैं इनके साथ में रस समीकरणमिति गुणांकों का भाग दे दूँ इनमें, तो ये अभिक्रिया वेग को व्यक्त करेंगे। तो अब ए के तो रस समीकरणमिति गुणांक कितना है, 2 है, तो मैंने 2 से भाग दिया। और बाकी सभी का रस समीकरणमिति गुणांक कितना है, 1 है, तो मैंने 1 से इसमें भाग दे दिया। तो ये साथ में अभिक्रिया वेग भी दर्शा रहे हैं और इनके सांद्रता परिवर्तन की दर को भी बता रहे हैं। तो एक तरीके से इस प्लस डी का मान अपने को दिया गया है ये, और ये डी के बनने की दर को भी बता रहा है और साथ में अभिक्रिया वेग को भी बता रहा है, साथ में अभिक्रिया वेग को भी बता रही है। तो एक तरीके से ये वास्तव में दिया क्या गया है, अभिक्रिया वेग दिया गया है। और क्या कहा है इसको ध्यान से समझो आप। इसमें 4 प्रयोग किए गए हैं, लेकिन 2 तरीके से किए गए हैं। देखिए, पहला प्रयोग और चौथा प्रयोग एक दूसरे के साथ में रिलेट है, और दूसरा और तीसरा एक दूसरे के साथ में रिलेट किया हुआ है। तो जब पहले वाले एग्जाम्पल में तो मैंने 3 एक्सपेरिमेंट से ही काम करवा दिया आपको, इसमें आपको 4 एक्सपेरिमेंट दिए गए, उसमें 5 भी मिलेंगे। तो पहले आपको इनको आपस में कंपेयर करके देखना है कि कौन सा किसके साथ रिलेट है। ध्यान से देखिए, पहले एक्सपेरिमेंट में आप देख रहे हो कि दोनों की सांद्रता क्या है, सेम, और तब इसका वेग आ रहा है ये, या ऐसे लिखिए। दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे को छोड़ो, चौथे में चलो। चौथे में क्या कह रहा है कि बी की सांद्रता को तो मैंने स्थिर रख लिया, लेकिन ए की सांद्रता को मैंने पहले से क्या कर दिया, 4 गुना। तो अभिक्रिया वेग कितना हो गया, देखिए 6 से 6.0 × 10⁻³ से 24.0 × 10⁻³ हो गया। तो 6 चौके 24 कितना हो गया, 4 गुना हो गया। अभिक्रिया वेग कितना हो गया, 4 गुना अभिक्रिया वेग हो गया है। फिर ये तो हो गया पहला कॉम्बिनेशन। दूसरा कॉम्बिनेशन अपने को यहाँ से पता करना है। इसमें देखिए आप ए की सांद्रता को स्थिर रखा हुआ है और बी की सांद्रता को चेंज किया गया है। पहले ए की सांद्रता 0.3 मोल थी और बी की सांद्रता 0.2 मोल थी, तब वेग था 7.2 या 72 × 10⁻³ मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। उसके बाद में जब हमने ए को स्थिर रख लिया और बी की सांद्रता को क्या कर दिया, प्रारंभिक सांद्रता से 2 गुना, तो अब इसका वेग कितना हो गया, 288 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो गया। अब इसके लिए आप यहाँ पे तुलना करके देखिए, ये भी क्या 4 गुना है, 72 का 4 गुना करके देखोगे तो कितना आएगा, 288 आएगा। इससे ज़्यादा आएगा नहीं, ना उससे कम आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है, जैसे मैंने थ्योरेटिकल पिछले क्वेश्चन के अंदर भी बोला था, ए को स्थिर रख करके बी की सांद्रता को 2 गुना किया गया, तो अभिक्रिया वेग 4 गुना हो गया। अभिक्रिया वेग 4 गुना हो गया। तो हमें वेग नियम प्राप्त करना है, और वेग नियम प्राप्त करने के लिए तरीका वही है जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन बता दिए हैं। तो पहले हम x की गणना करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, x की गणना, और फिर क्या करेंगे, y की गणना। और इसके लिए पहले आप क्या लिखोगे, वेग नियम। तो वेग नियम क्या होगा, वेग नियम, काल्पनिक वेग नियम क्या हो जाएगा, -dr/dt बराबर k × a⁻x और b⁻y। ये मैंने इसके लिए काल्पनिक वेग नियम लिख दिया है। और इसके लिए आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है। और x और y की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो x की गणना करना चाहते हैं और y की गणना करना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने पढ़ेंगे और उन एक्सपेरिमेंट का यूज़ करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट हमारे पास में कितने हैं, 4 में से पहला और चौथा है दूसरे से रिलेट है, जो मैंने पहले आपको समझाया। तो हम सीधा कहेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 1 व 4 से। तो पहले आप 1 को देखिए, 1 के अनुसार 6.0 × 10⁻³ यूनिट मत लिखो, एक बार गणना करने के बाद लास्ट में लगा देंगे। वेग ये हो गया, और फिर हमने लिखा k, और a की सांद्रता कितनी है, 0.1, और इसकी पावर में लगा दी x, और b की सांद्रता भी 0.1, इसकी पावर लगा दी मैंने y।
समीकरण नंबर बन गई 1। फिर एक्सपेरिमेंट नंबर 4 से देखिए आप, 4 में कितना 24 इंटू 10 की घात -3, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 24 इंटू 10 की घात -3 बराबर k इंटू ए की सांद्रता कितनी कर दी यहाँ पे 0.4 इसकी पावर x और 0.1 इसकी पावर कितनी y, समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में 1 का भाग देना है, तो समीकरण 2 डिवाइड बाय 1, तो ये हो गया 24.0 इंटू 10 की घात -3 बटे में 6.0 इंटू 10 की घात -3 बराबर k इंटू 0.4 पावर x 0.1 पावर y बटे में k इंटू 0.1 पावर x 0.1 पावर y। अब जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल कर देंगे, k से k कैंसिल हो गया, ये पावर से पावर कैंसिल, इससे इसको कैंसिल किया तो कितना आया 4, और यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गई, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा, और 4 पावर कितना हो जाएगा x, तो इधर तो है 4 बराबर में 4 पावर कितना हो गया x। अब x की जगह मैं यहाँ पे कितना रखूँ 1 रखते क्या होगा 4 = 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब मुझे y की कैलकुलेशन करनी है, तो y के लिए फ्रॉम एक्सपेरिमेंट नंबर 2 एंड 3, 2 और 3 से हम क्या करेंगे, इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, x की गणना करेंगे, x की वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा, हमने जब इसके लिए एक्सपेरिमेंट नंबर कौन सा 2 से देखिए, एक्सपेरिमेंट 2 और 3 से देख रहे हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट 2 के अकॉर्डिंग इसका वेग कितना आ रहा है 72, तो 72.0 इंटू 10 की घात -3 बराबर k इंटू ए की सांद्रता कितनी है 0.3, तो 0.3 पावर कितना x और उसकी सांद्रता b की सांद्रता 0.2 पावर कितनी y, समीकरण नंबर ये हो गई 3। और फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट से देखें आप तो कितना है 288.0 इंटू 10 की घात -3 बराबर k इंटू 0.3 है ये तो, और ये कितना 0.4 पावर कितना y, समीकरण नंबर कितना बन गया 4, समीकरण नंबर 4 प्राप्त हो गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण 4 में 3 का भाग दे देना है, तो समीकरण 4 में आप क्या करोगे 3 का भाग दे देंगे, तो ये क्या होगा 288 इंटू 10 की घात -3 बटे में 72 इंटू 10 की घात -3 बराबर k, और 0.3 बटे में k इंटू 0.3, इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है, और फिर इंटू 0.4 पावर y बटे में 0.2 पावर y। तो अब यहाँ से जो कैंसिल होने वाले उनको कैंसिल कर देंगे, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गई, और यहाँ पे कितना आएगा 4, तो इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आएगा 4 = 0.2 से 0.4 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2, और 2 की पावर कितनी आएगी y, तो ये आ गया 2 पावर y। तो अब मैं यहाँ पे y की जगह कितना रखूँ 2, तो 2 रखते क्या हो जाएगा y की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी 2, और 2 पावर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे y की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। अब जहाँ पे मैंने x और y यूज़ किया था उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, जो इनकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली, और क्या रखूँगी, तो अब यहाँ पर वेग नियम क्या हो गया -dr/dt = k इंटू ए पावर कितना 1 और b पावर कितना 2। तो क्या ये स्टाइकियोमेट्री के अनुसार है, रस समीकरण मिति के अनुसार आ रहा है क्या, पावर इसकी रस समीकरण मिति के अनुसार नहीं आ रही है। आपको ध्यान देना है कि पहले वाले एग्जाम्पल के अंदर तो ये पावर वही आ रही थी जो इनकी स्टाइकियोमेट्री कोएफिशिएंट थे, या ये कह दूँ रस समीकरण मिति गुणांक जो थे वही के वही आ रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब इसमें एक्सपेरिमेंट से हमने पता किया, तो इसके अंदर कैलकुलेशन करके पता किया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ए के फेवर में तो वैल्यू आ रही है 1 और बी की फेवर में वैल्यू कितनी आ रही है 2। एक्चुअल में इनके डाटा देखें तो यहाँ पे ए के फेवर में तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 2 आनी चाहिए थी, और बी के फेवर में कितनी आनी चाहिए थी
1, लेकिन यहाँ आ क्या रहा है, इससे जस्ट उल्टा। तो ये हमारे पास इस रिएक्शन के लिए क्या हो गया, वेग नियम मिल गया। ये इसके लिए हमें क्या मिल गया, वेग नियम प्राप्त हो गया। अब इस वेग नियम के बाद आपको ये ध्यान देना है कि वेग नियम जब मिल गया हमें, तो वेग नियम प्राप्त करने के बाद आपको आगे क्या करना है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है। और वेग स्थिरांक गणना करोगे तो साथ साथ में उसकी यूनिट भी प्राप्त करनी पड़ेगी। और यूनिट प्राप्त करने के बाद आप पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि कौन सी है। तो देखिए, हम अब इसके लिए वेग स्थिरांक की गणना करते हैं। वेग स्थिरांक की गणना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेग स्थिरांक। तो वेग स्थिरांक यहाँ से देख लीजिए। तो वेग स्थिरांक याद करने के लिए आपको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, k = ये इसके पेयर में आ जाएंगे। ऊपर तो मैं क्या लिखूँगा, वेग, और बटे में क्या लिखूँगा, a की पावर x, सॉरी a की पावर 1 और b की पावर कितनी आ जाएगी, 2, ऐसे लिखेंगे। फिर एक चीज़ और, अब वेग स्थिरांक ज्ञात करने के लिए आपको कह दिया गया, तो वेग स्थिरांक की परिभाषा याद कीजिए। वेग स्थिरांक की परिभाषा में आपको ये कहा गया था कि वेग स्थिरांक वह अभिक्रिया वेग है जब अभिकारकों की सांद्रता इकाई हो। तो एक्सपेरिमेंट में देखिए, अभिकारकों की सांद्रता जब इकाई थी, अभिकारकों की सांद्रता जब इकाई थी तब अभिक्रिया वेग क्या था, वो आप यहाँ से देख लें। तो इसका यहाँ पे अभिक्रिया वेग कितना था, 6.0 × 10⁻³ था। ठीक है, तो अब इनकी आप यूनिट भी यूज़ करेंगे और इनके मान भी यूज़ करेंगे। तो देखिए किस तरीके से, तो इसका वेग कितना था, 6.0 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स, ये था। बटे में ए की सांद्रता कितनी है, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, और बी की सांद्रता कितनी, 0.1 मोल लीटर इनवर्स, पावर कितनी आएगी, 2, और इसकी पावर कितनी है, 1। तो जब आप इसकी पावर 2 कर दोगे और इन दोनों की वैल्यू को ऐड करोगे तो कुल पावर कितनी आएगी, 3। और जब पावर 3 आएगी और यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, तो ये ओवरऑल वैल्यू मेरे पास क्या आने वाली है, 6.0 × 10⁻³ तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये तो इकाई ऊपर वाली वही रहनी है। अपॉन में कितना हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.001, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ यूनिट क्या आ जाएगी, मोल पावर कितनी हो जाएगी, 3, मोल पावर 3 लीटर -3, और क्या हो जाएगा, और क्या होना, इतना ही होगा। तो मोल लीटर इनवर्स ही तो है, तो इसकी वैल्यू अपने को यही मिलनी है। अब देखिए, अब इसको आगे सोल्व करोगे तो ये 10⁻³ कैंसिल हो गया, मोल पावर 2 है, ऊपर मोल पावर 1 है, तो 1 से कैंसिल हो, तो यहाँ पे मोल पावर 2 बचेगी, और ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 6.0 मोल इनवर्स 2। फिर आप देखिए लीटर पावर -3, ऊपर पावर -1 है, तो ये लीटर पावर -3 ऊपर जाए तो प्लस का हो जाएगा, और पावर -2 जो है, पावर -3 ऊपर जा करके +3 हो जाएगी, -1 से +3 कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा हमें, माइनस की बजाय +2, और मिनट इनवर्स इसकी पहले से यूनिट है। तो अब ये मेरे पास में क्या आ गया, वेग नियतांक। क्या आ गया, वेग नियतांक। और वेग नियतांक की इकाई को आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। अभिक्रिया कौन सी कोटि की है, तृतीय कोटि अभिक्रिया। कौन सी है, तृतीय कोटि अभिक्रिया है। और तृतीय कोटि अभिक्रिया की इकाई यही होती है लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स टू मिनट इनवर्स, या सेकंड में होता तो सेकंड इनवर्स। तो इस क्लास में आज इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।